गुड मॉर्निंग बच्चों। थिंक बिफोर यू स्पीक वर्कशॉप जो है पेज नंबर 84 पे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। बुक खोली सब लोगों ने? आप लोगों को बुक खोलना है क्योंकि क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन समझने के लिए बुक को खोलना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सेम वर्ड can be used as a noun in some sentences and as a verb in others. For example, देखो noun और verb ये दोनों वर्ड्स एक ही रहते हैं, ठीक है। और इनको हम कहीं पे नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे वर्ब की तरह। पिछले साल मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया, नाउन यानी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी थिंग को दिया हुआ नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। और वर्ब किसको कहते हैं? क्रियापद को, जिसमें क्रिया का पता चलता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दिया है कि एक ही वर्ड आपको वहाँ पे दिख रहा है, वो दो नाउन भी है एक बार में और दूसरे वाक्य में वर्ब भी है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, मेनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स। बिना वजह जो बोले जाते हैं वाक्य उनको कहते हैं रिमार्क्स। तो वो बिना वजह एम्प्टी और रिमार्क्स यानी वाक्य यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वाक्य है ये नाउन के हिसाब से उन्होंने लिया है क्योंकि वहाँ पे प्लूरल भी दिख रहा है आपको। और यहाँ वर्ब जो है, वर्ब कौन से स्थान पे होता है? सेकंड स्थान पे, है ना। तो यहाँ पे आर दिख रहा है, तो अगर आर ये वर्ब है तो दूसरा आया हुआ शब्द ये वर्ब तो नहीं होगा, तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अब दूसरा वाक्य को समझकर भी समझ में आता है कि खाली वाक्य बोले गए हैं, तो वाक्य तो दिखाई देते हैं ना, अपने को सुनाई देते हैं, लिखे जाते हैं, तो वो नाउन है। जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, समझा जाता है, उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो ये जो रिमार्क्स है ये हमको दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? नाउन, वस्तु है क्योंकि वो। अब सेकंड सेंटेंस को ध्यान दीजिए। अ वाइज मैन वंस रिमार्क्ड। वर्ब, एक वाइज मैन ने, मतलब एक समझदार व्यक्ति ने एक बार कहा था। तो कहा था जैसे बोला तो कहा था में कहने की एक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे रिमार्क ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब मेक टू सेंटेंसेस, देखिए नीचे पढ़ रही हूँ मैं। मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन with each of the words given below using the same word as a noun in one and as a verb in another। यानी नीचे जो उन्होंने 5 शब्द दिए हैं आप लोगों को, चेंज, शो, थ्रो, रिटर्न, बेनिफिट, मिले 5 वर्ड। ये 5 शब्दों का आपको इस्तेमाल नाउन के हिसाब से भी करना है और वर्ब के हिसाब से भी। तो आपके सामने कुछ वाक्य दिख रहे हैं, आप अपने खुद के भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है? बोर्ड पे देखना है। और यहाँ के बच्चे कहाँ देखेंगे? मोबाइल में देखेंगे, इमेज में देखेंगे। देखिए पहला सेंटेंस चेंज के लिए मैंने क्या दिया है? आई वॉन्ट अ चेंज, मुझे बदल चाहिए। तो जैसे ही आई वॉन्ट अ चेंज, चेंज चाहिए, ये दिखाई देता है, समझ में आता है, महसूस होता है ना। तो ये नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने उसका वाक्य का उपयोग नाउन में किया है। चेंज ये शब्द क्या है वहाँ पे? नाउन है, ठीक है। अब दूसरा अ लगाया है, अ, एन और द, ये नाउन्स को ही लगते हैं, मालूम है ना आप लोगों को। तो इससे भी आप पहचान सकते हो। और ऐसे ही चेंज के वाक्य आप बहुत सारे नाउन के लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट अ चेंज, माई मदर वॉन्ट्स अ चेंज, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वॉन्ट द चेंज, या सिटीजन्स ऑफ नागपुर वॉन्ट्स अ चेंज। इस तरह से भी आप अलग अलग सेंटेंस लिख सकते हो। अब दूसरा वाक्य जो है चेंज का, वो मैंने बनाया वर्ब। कैसे पता चला? देखो वर्ब का स्थान दूसरे नंबर पे होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है। तो यहाँ पे आई चेंज माई बिहेवियर, मैंने मेरा बिहेवियर, मेरा वर्तन चेंज किया, यानी उसमें कुछ तो भी फर्क, हाँ, तो वर्ब हुआ वो, क्योंकि उसमें एक्शन होगी, समझा। नेक्स्ट देखते हैं, शो। शो यानी दिखाना, है ना। तो दिखाना भी होता है और शो देखने भी जाते हैं। तो वो जो शो देखते हैं वो नाउन हो गया क्योंकि हमको देखने को मिलती है वो चीज़। लेकिन हम किसी को शो करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला आपको, चलो पेज नंबर ये वाला मैं शो करती हूँ, यानी मेरा शो करने की एक्शन हुई, तो वो नाउन भी है, वर्ब भी है। देखो पहला सेंटेंस,
ही अटेंडेड अ शो, उसने एक शो अटेंड किया, तो वो अ शो बोला तो देखने वाला, नाउन वाला शो है ना। और ही शोड मी हिज लेटर, उसने मुझे अपना लेटर दिखाया। तो देखो सेकंड नंबर पे वर्ब का स्थान होता है, यहाँ पे शोड की एक्शन हो रही है इसलिए वो वर्ब है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, थर्ड वर्ड देखते हैं, थ्रो। थ्रो यानी क्या होता है? थ्रो, फेंकना, है ना। तो बॉल को फेंकते हैं, किसी भी चीज़ को फेंकना यानी थ्रो। तो ये फेंकने की एक्शन हो रही है यानी ये वर्ब है। लेकिन किसी ने बॉल फेंक दिया और वो किसी क्रिकेटर के हाथ में, समझो मैंने फेंका, समझो वो फील्डर है और मैंने इधर से बॉल फेंका और उसने हाथ में ले लिया, तो वो क्या कहेगा मुझे? ये तो अच्छा थ्रो था तुम्हारा, तुमने अच्छा थ्रो किया। तो वो थ्रो दिखाई दे रहा है ना, वो बॉल थ्रो कर रहा है, ये बॉल का थ्रो दिख रहा है, तो ये नाउन कहलाता है। तो देखो मैंने 2 वाक्य बनाए हैं। इट इज़ अ गुड थ्रो, ये अच्छा थ्रो था। अगर आपको बहुत जल्दी में पानी पीना है और आपके पास बॉटल नहीं है, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे अरे मेरे पास बॉटल फेंक दो, फिर उसने फेंका और आपके बराबर हाथ में आया, तो आप क्या बोलोगे? अरे वाह, बहुत अच्छा थ्रो किया तूने, है ना। तो वो जो थ्रो किया बोल रहे हैं वो थ्रो हुआ नाउन। अब वर्ब देखते हैं, रोहित थ्रोज अ बॉल, रोहित ने बॉल थ्रो किया, तो थ्रो करने की एक्शन हुई। देखो थ्रोज सेकंड नंबर पे आया है वर्ब में, वर्ब के स्थान पे, तो ये हुआ आपका वर्ब। समझ में आया एक्शन वर्ड और नाउन कैसे लिया है। फोर्थ है रिटर्न। रिटर्न हम लोग रिटर्न करते हैं, रिटर्न करना यानी वापस देना, है ना। तो वापस देने की एक्शन हुई, वो वर्ब हुआ, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई कंपनी हमारे पैसे अगर लेती है तो अच्छा रिटर्न देती है, यानी अगर भविष्य में अपन बोलते हैं ना अरे वाह अच्छा कंपनी रिटर्न दे रही है, चलो हम लोग वहाँ पे अपने शेयर या पैसे डालते हैं। तो देखिए दोनों वाक्य बने हैं। दिस कंपनी इज़ गिविंग गुड रिटर्न्स, प्लूरल कर दिया, तो रिटर्न्स प्लूरल भी कब होता है? नाउन रहा तो ही, वर्ब का प्लूरल नहीं होता है ना। तो दिस कंपनी इज़ गिविंग गुड रिटर्न्स, माई फ्रेंड इज़ गिविंग मी गुड रिटर्न्स। ये भी बोल सकते हो कि वंस आई इन्वेस्ट माई मनी इन LIC पॉलिसी, नाउ आई हैव गुड रिटर्न्स। समझ में आया? तो इस तरह से रिटर्न्स नाउन है। अब वर्ब के हिसाब से कैसे लिया? अब मैंने यहाँ पे क्या किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिया। देखो आई एम रिटर्निंग लिखा है मैंने, आई रिटर्न भी बोल सकती हूँ मैं, आई सब्जेक्ट हुआ, रिटर्न वर्ब हुआ, पर मैंने अब यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो एम रिटर्निंग ये वर्ब हुआ, आ रहा है। आई एम रिटर्निंग यानी मैं आ रही हूँ, आपको दिख रहे हैं मैडम आने की एक्शन, है ना। तो एम रिटर्निंग ये हुआ वर्ब, आई एम रिटर्निंग दिस गिफ्ट, ये गिफ्ट मैं वापस दे रही हूँ। तो वापस दे रही हूँ तो ऐसे देने की एक्शन होती है ना, तो वो वर्ब है। तो रिटर्न का भी हमने वर्ब और नाउन देखा, थ्रो का भी नाउन और वर्ब कैसे होता है देखा, फिर शो का देखा और चेंज का देखा। अब लास्ट है हमारा बचा हुआ बेनिफिट। बेनिफिट यानी फ़ायदा। अगर मुझे फ़ायदा होता है तो फ़ायदा दिखाई देता है ना, किसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो बेनिफिट नाउन है। मैं किसी का फ़ायदा करके दे रही हूँ, नाउन हुआ। मुझे फ़ायदा मिल रहा है, मिलने की एक्शन हो रही है फ़ायदा, तो यहाँ पे ये हुआ वर्ब। देखो सेंटेंस, देयर आर मेनी बेनिफिट्स, यहाँ पे मैंने अनेक वचन कर दिया, नाउन का ही होता है। बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑफ ईटिंग वेजिटेबल्स, अगर सब्जियाँ खाते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ या फ़ायदे मिलते हैं। अब इट बेनिफिट्स अदर, ये दूसरों को बेनिफिट करता है, ये दूसरों को फ़ायदा करता है, तो फ़ायदा करने की यहाँ पे क्या हुई एक्शन। और देखो सेकंड नंबर पे ही लिखा हुआ है वो, यानी फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा वर्ब। नहीं, दूसरा नाउन नहीं, वर्ब है। पहला वाला नाउन या सब्जेक्ट और दूसरा वाला वर्ब। अब 2 नाउन भी आ सकते हैं, जैसे आए, ये नाउन है। कौन सा नाउन है ये? प्रोनाउन। समझो मैंने आए नहीं बोला, मैंने बोला रवि, रवि नाउन है ना, व्यक्ति दिखाई देता है ना। रवि इज ईटिंग मैंगोज, तो रवि भी नाउन हुआ, मैंगोज भी नाउन हुआ, लेकिन इज ईटिंग एक ही बार वर्ब आया। समझ में आया? तो नाउन या सब्जेक्ट, उसके बाद में दूसरा स्थान किसका रहता है? वर्ब का। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया था, स्ट्रक्चर सिखाया था कि सब जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। याद है?
तो वो पुरानी नोटबुक में फिर से आपको रिवाइज़ करना है कि स्ट्रक्चर हमने जो लिए थे, मैंने पूरे 3-4 पीरियड लिए थे उसमें, तो वो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, याद आ जाएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख के दिए थे, उस पर भी आप रिवीजन कीजिए तो आपको वो भी याद आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो सेंटेंसेस दिए हैं, इसके हिसाब से आपको बुक में पैसेज में से उसके हिसाब से सेंटेंसेस ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ पे आधे सेंटेंस है और आधे आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देखिए पहला, आर ईयर्स आर लाइक फनेल्स बिकॉज, हमारे कान फनेल के जैसे होते हैं। फनेल यानी वो चाड़ी होती है ना जिसमें से अपन तेल डालते हैं, वो ओपन रहती है, उसको दरवाजे रहते क्या, उसको ढक्कन भी नहीं रहता, ओपन रहती है, तो उसको कहते हैं फनेल। तो हमारे कान जो है वो फनेल जैसे, वो हमेशा खुले रहते हैं। तो मैंने क्या लिख के दिया आपको, बिकॉज दे आर ओपन ऑल द टाइम। वो फनेल इसलिए है क्योंकि वो पूरा वक्त खुले रहते हैं। समझ में आया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आपके इसमें आधा सेंटेंस है। द 2 rows ऑफ टीथ आर लाइक अ फेंस बिकॉज, ये जो 2 दांतों की ऊपर की रो और नीचे की रो, 2 दांतों की रो है, वो ऐसे बंद करने से वो कैसे दिखती है, फेंस यानी बाड़ के जैसी। कंपाउंड रहता है ना दीवारों को, दीवार रहती है जैसे घरों को, तो ये हमारे माउथ की दीवार है ना, ऐसा बंद किया तो दीवार जैसे लगता ना। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो 2 रो है दांतों की, वो दीवार है क्यों। क्यों की मैंने लिख के दिया है, दे आर वर्किंग लाइक बैरियर। बैरियर यानी अड़चन। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दीवार डाल दी तो अंदर कोई आराम से आ सकेगा क्या, या अंदर से बाहर कोई आराम से जा सकेगा। वो क्या काम कर रही है, अड़चन डालने का काम कर रही है, बीच में खड़ी हो गई है। दीवार क्या करती है आपको मालूम है। तो इसका रीज़न है, ये हमारे जो दांत है वो क्या करते हैं, वो बैरियर का काम। अगर दांत बंद रहे तो आप बोल सकोगे क्या, दांत ऐसे रहे आरा शब्द ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, बंद है, दीवार बंद है मेरे दांतों की, इसलिए उसे क्या कहते हैं, दे आर वर्किंग लाइक बैरियर। बैरियर यानी अड़चन, अड़थड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, अड़चन ही बोलते हो ना, कि रोकने के लिए बीच में जो रखा जाता है, रोक है, रोकथाम है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सी द 2 lips आर लाइक अ फेंस। अब ये जो 2 ओठ है हमारे, वो भी फेंस है, वो भी बाड़ है। वो बंद करके बोल के देखो, आपको बोलना आएगा क्या, नहीं, कोई बोलना नहीं आता। तो वो क्या है, वो क्यों है, जैसे कि फेंस है वैसा क्यों है, क्योंकि दे स्टॉप वर्ड्स, वो हमारे शब्दों को बाहर नहीं आने देते। समझ में आया। ये लेसन जो था, ये हम जो बोलते हैं वो अपने कैसा बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, उसके ऊपर था, ठीक है। तो आप लेसन को अपने किसी के पास से वीडियो में सुन लेना, ठीक है। समझ में आया इसका। दे स्टॉप वर्ड्स मैंने सिंपल लिख के दिया, इजी कि आपको वो लर्न करने को आसानी हो। और यहाँ पे पहला लेटर आपको सब स्मॉल दिख रहा है ना, जो आंसर है, क्योंकि ये वाक्य पूरा करना है आपको। तो पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर उसके नीचे फिर से ये क्वेश्चन और बाकी बचा हुआ वाक्य ऐसा पूरा करेंगे, और जो बचा हुआ वाक्य है उसको अंडरलाइन करेंगे, जिससे पता चले कि ये उत्तर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्श वर्ड्स, हार्श यानी कठोर, हार्श वर्ड्स आर लाइक स्कैटर्ड बिट्स ऑफ पेपर। जैसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अगर आपने हवा में फेंक दिए तो वो पकड़ना आसान है, नहीं। अगर हवा तेज़ है तो वो तो ऐसे उड़ जाएंगे, आप कभी नहीं पकड़ सकते। तो हमारे जो बोले हुए कठोर शब्द है, एक बार मुंह के सामने निकल गए, मुंह से निकल गए, आप वापस ले सकोगे। जैसे वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, बिट्स ऑफ पेपर्स है, वो जैसे पकड़ना मुश्किल है, वैसे ही हमारे बोले हुए गंदे शब्द या कठोर शब्द फिर से वापस लाना मुश्किल है, ठीक है। तो ऑफ पेपर कैरिड अवे बाय द विंड बिकॉज, तो जो बिट्स ऑफ पेपर कैरिड अवे ले गई है तेज हवा, विंड, क्यों। तो ये जो हार्श वर्ड्स है, कठोर शब्द बहकर ले जाने वाले कागज़ के टुकड़ों जैसे क्यों है। तो क्यों है देखिए, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स,
एक बार आपने शब्द बोल दिए अलाउड, वो भी कैसे, ज़ोर से। अगर मैंने आपको कुछ गलत बोला लेकिन मैंने मन में ही बोला, मैंने मुँह से नहीं निकाला, आपको पता चलेगा क्या? और फिर आपने बोला क्या बोला मैडम आपने, फिर मैं कह नहीं नहीं बेटा मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो मेरे शब्द बाहर नहीं आए इसलिए मैं बच गई। लेकिन मैंने बोल दिया कितना बदमाश है तू, और फिर आपने मैडम ये क्या बोल दिया आपने, फिर मैं वो बोलूँगी क्या, नहीं मैं वो बदमाश शब्द वापस ले लेती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपने तो वो सुन लिया, आपको तो लग गया कि मैडम ने मेरे लिए बदमाश वर्ड यूज़ किया। तो एक बार वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड अलाउड, एक बार ज़ोर से बोल दिया कोई शब्द, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम उन्हें वापस लें। तो ये जो है ना, ये आपके पेज नंबर 82 पे आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। देखिए, दिस इज़ व्हाट हैपन्स, आखिरी पैराग्राफ 82 पेज, दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद द स्पोकन वर्ड, द टीचर सेड टू हिम, once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back। समझ में आया? तो यही वाक्य हमने आंसर में लिया ताकि आपको याद ना करना पड़े, आप इसीलिए उसे देखकर लिख सकते हैं। अब इतना समझा आप लोगों को? अब नेक्स्ट जो है वो राइट अ ब्रीफ समरी, यानी अब लेसन जब आपने देखा होगा या सुना होगा तो उसमें पूरा, अगर आप लोग मूवी देखने जाते, 3 घंटे की मूवी देखने गए और आपको किसी दोस्त ने पूछा जाए बताना थोड़ी सी कहानी, तो क्या आप 3 घंटा कहानी बताओगे? आप कैसे शॉर्ट में बताते हो, जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हो, तो उसी को कहते हैं समरी, सारांश। ठीक है, तो राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द यंग मैन एंड हिज स्पिरिचुअल टीचर। यंग मैन और स्पिरिचुअल टीचर यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है ऐसे शिक्षक की कहानी, जो आपके इसी लेसन में है। अब इसी लेसन में से मैं बताने वाली हूँ। मेकिंग द यंग मैन द नरेटर, और उसमें यंग मैन जो रहेगा यानी आप, वो नरेटर है, मतलब मैं करके आपको बोलना है। जो नरेटर होता है वो जो राइटर होता है, नरेटर होता है, वो मैं करके बोलता है ना कहानी, तो इसी तरह से आपको मैं करके कहानी बोलिए। अब कैसे शुरुआत करनी है देखिए। यू मे बिगिन एज गिवन बिलो, इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। देखिए पहला वाक्य, आई वेंट क्विकली टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर एडवाइस, मैं तुरंत अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास गया सलाह के लिए, एडवाइस के लिए। बिकॉज आई हैड, मैंने बोला था, मैंने किया था। अब क्या किया था ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 81 पे। देखिए नीचे से तीसरा पैराग्राफ, वो सेम वाक्य दिखेगा आपको। अ यंग मैन, मिला? अ यंग मैन। अब ये जो यंग मैन है वो कौन है? आप, इसलिए यंग मैन ही करके नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है? आए। तो देखिए, टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड एंड ही इज़ डीपली हर्ट। मैंने उसे बहुत खराब बोल दिया और अब मेरा दोस्त जो है ही, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, उसे बहुत बुरा लगा है। आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, हाउ कैन आई मेक अमेंड्स। अब मुझे डर है कि मैं उसके साथ अपनी दोस्ती गंवा चुका हूँगा, अब मैं क्या करूँ इसे ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे वाइस टीचर ने बोला, अब आप वाइस टीचर हो, डायरेक्टली आप जो इन्वर्टेड कॉमर्स के वाक्य है वही लिखना है। राइट डाउन ऑन दिस पेपर, मिला? दूसरी तीसरी लाइन है, देखो। राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम, यानी आप वो लिख लीजिए जो आपने बोला, जो गंदे गंदे शब्द आपने बोला वो सारे उसमें लिख दीजिए। आई डिड एज माई टीचर वॉज टोल्ड, दिख रहा है आपको फ़र्क? आई डिड एज माई टीचर वॉज टोल्ड, द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, ऐसा नहीं बोला मैंने क्या लिखा? आई डिड एज माई टीचर हैज़ टोल्ड, क्योंकि वो मैं हूँ अभी और मैं अपने टीचर से बात कर रही हूँ। एंड शोड द पेपर टू हिम यानी मेरे स्पिरिचुअल टीचर को मैंने दिखाया। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब टीचर, माई टीचर सेड, now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can and अब मैंने लगाया है क्योंकि मुझे कहानी बतानी है, समरी। अब तीसरा उसके बाद के पैराग्राफ के बाद में देखिए, and throw the bits out of this window, full stop।
That was easily done. It was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. My teacher said, ठीक है, अब देखिए आगे. Now go out into the street and collect as many bits of the paper as you can. नीचे के पैराग्राफ में I was taken aback. But that will be difficult. I stammered. It will be difficult indeed, but do give it a try, my teacher suggested. I went out. I returned half an hour later, exhausted. I had not been able to get hold of a single torn bit from the paper I had torn up just a while earlier. This is what happens with the spoken words that my teacher said to me. My teacher said to me. Once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. Full stop. यहाँ पे हमारी समरी कंप्लीट हुई. तो समरी में क्या बताया कि मैं अपने टीचर के पास गया और उनको बताया कि मैंने अपने दोस्त को बहुत गंदे गंदे शब्द बोले और अब मुझे लगता है मेरी दोस्ती उससे टूट जाएगी, तो अब मैं क्या करूं. तो टीचर ने बोला तुमने जो जो बोला वो लिखो और उस टुकड़े को फाड़ कर फेंक दो. मैंने वैसे ही किया. अब मेरे टीचर ने बोला कि जाओ वो सारे कागज़ उठा के लाओ. मैं बाहर गया. आधे घंटे के बाद थका हारा मैं आया और टीचर को बोला वो तो कागज़ मेरे पास नहीं आए, वो सारे उड़ गए हवा से. तो फिर मेरे टीचर ने बोला कि अब समझ में आया हमारे जो गंदे शब्द होते हैं, हार्श वर्ड जो होते हैं, वो बोलने के बाद वापस नहीं आते. जैसे कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े जमा करना हमारे लिए कठिन है. यहाँ पे हमारी कहानी समरी ख़त्म होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मदर टंग. आपके मदर टंग में यानी हिंदी में हमें अनुवाद करना है. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख के दिया है हिंदी अनुवाद. अब मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो और लिखने की कोशिश करके लाना, फिर कल मुझे दिखाना. देखो द फर्स्ट क्वेश्चन ए मिल रहा है आपको. द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क अवर सेल्व्स बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू. अब इसका पूरा हिंदी में हमें करना है. तो देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला प्रश्न. वी मस्ट आस्क हमने पूछना ही चाहिए. अवर सेल्स खुद को. बिफोर वी स्पीक इज बोलने से पहले. इज इट ट्रू क्या ये सत्य है. अब इसका पूरा वाक्य कैसा बनेगा देखिए. बोलने से पहले खुद को पहला प्रश्न यह पूछना चाहिए डैश, जैसे वहाँ पे डैश है, क्या यह सत्य है क्वेश्चन मार्क. बराबर लग रहा है हिंदी. ओके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क इज. दूसरा प्रश्न यह पूछना है डैश इज इट प्लीजेंट क्या यह सुहाना है, क्या यह आनंददायक है क्वेश्चन मार्क. ठीक है. और तीसरा देखिए द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस इज यानी सोक्रेटिस के अनुसार तीसरा प्रश्न है डैश इज इट यूजफुल क्या यह उपयोगी है. इस तरह से तीनों सेंटेंस का आपको भाषांतर करके लाना है. समझ में आया. ओके. अब यहाँ पे मैं अपना वीडियो रोक रही हूँ बच्चों. आप लोग इसके आंसर्स मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए. मेरे नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज स्टडी जो दिया है नीचे वो रहेगा और वो वीडियो मैं आपको जल्दी ही सेंड करूँगी. तब तक के लिए गुड डे.